गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएमएस न्यूल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मानव भूगोल के अर्थ और परिभाषा इसके बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आप में एक विचारक है, इसका नाम है ग्रिफ टेलर। ग्रिफ टेलर जो कहाँ का निवासी था, अमेरिका का, और उसने एक विचारधारा दी, रुको और जाओ, जिसे क्या कहा जाता है, नवनियतिवाद का जनक या प्रवर्तक कहा जाता है, का जनक या प्रवर्तक कहा जाता है। किसको? ग्रिफ टेलर को। और इसका सिद्धांत था रुको और जाओ। क्या सिद्धांत था? रुको और जाओ। फिर ड्रिकेन और पिट्स के अनुसार क्या कहता है ये मानव भूगोल क्या मानता है? कौन है? ड्रिकेन और पिट्स ये कहता है मानव भूगोल किसमें शामिल किया गया है? किसमें शामिल किया गया है? तो मानव भूगोल के अंदर क्या करता है ये? मानव और उसके कार्यों को क्या करता है? शामिल करता है। किसको शामिल करता है? मानव और उसके कार्य, मानव के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उसको ये ड्रिकेन और पिट्स क्या करता है? मानव भूगोल के अंदर शामिल करता है। तो ड्रिकेन ने या पिट्स के अनुसार मानव भूगोल में किस चीज को शामिल किया गया है? मानव और उसके द्वारा किए गए कार्यों। अब मानव भूगोल की प्रकृति विषय क्षेत्र क्या है, यानी ये किस बिंदु को ऊपर ध्यान देता है? तो इसका पहला है कि मानव भूगोल की प्रकृति ये है कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है? पूरा ध्यान किसके ऊपर दिया जाता है? मानव को। यानी मानव भूगोल में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है, केंद्र बिंदु माना गया, वो कौन है? मानव। तो पहले इसकी क्या है विशेषता या प्रकृति क्या है? मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव को ही माना जाता है। दूसरी, मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह क्या करता है? मानव समूह अपने जैविक जो जीवित है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण में क्या बदलाव लाता है। इस बात को भी क्या है मानव भूगोल की प्रकृति या विषय क्षेत्र में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तीसरा इसकी विशेषता है मानव भूगोल जनसंख्या। ये तो विदित है कि मानव भूगोल में केंद्र बिंदु किसको माना गया है? मानव। तो जनसंख्या के बगैर मानव भूगोल क्या है? एक अधूरा विषय है। तो सबसे पहले इसमें जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों की व्यूहरचना करता है, यानी वहाँ की जनसंख्या कितनी है, प्रदेश कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, वहाँ पर कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं। संसाधन जानते ही हो, किसे कहते हैं संसाधन? वे वस्तुएं जो मानव के किसी न किसी रूप में काम आए, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो क्या मिट्टी संसाधन है ना? जल, वायु, तो ये पेड़ पौधे, जानवर, तो यानी इस पृथ्वी के ऊपर जो भी विद्यमान है वो क्या है? संसाधन है। क्योंकि संसाधन का संबंध किससे जुड़ा होता है? मानव से जुड़ा होता है, क्योंकि ये मानव के किसी न किसी रूप में काम आते हैं। अगली विशेषता मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यानी जो प्राकृतिक वातावरण है उनके अनुसार क्या प्रवर्तनशील है। जैसे आदि मानव था, फिर मध्यकाल का मानव था और आधुनिक काल का मानव था, उनमें क्या परिवर्तन नहीं हुआ? धीरे धीरे उसमें क्या है? परिवर्तन भी हुआ। तो ये मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी या परिवर्तनशील होता है। ये जो प्रकृति के तथ्य है उनका अध्ययन करता है। कौन? मानव भूगोल। उसके बाद में मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक माने जाते हैं। कितने हैं? 3। कितने? 3 मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक। इससे क्या करेगा? जो पारिस्थितिकी है या प्राकृतिक वातावरण और संतुलन बना रहेगा। जैसे एक तराजू होता है, हम उसमें क्या करेंगे, यानी वस्तुओं को बराबर डाल देंगे तो उसका संतुलन बना रहेगा। इसी प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर क्या है? ये भी संतुलन बना रहता है। तो मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक माने गए। एक होता है जैविक घटक,
एक होता है अजैविक घटक और एक होता है सांस्कृतिक घटक। कितने घटक मानेंगे? 3। जैविक कौन सा होता है? जो जीवित होता है और श्वसन क्रिया करता है, जैविक घटक है। तो पेड़ जैविक है या अजैविक? जैविक है। मानव, जीव जंतु, तो ये कितने इसके घटक है? 3। जैविक घटक और अजैविक घटक। निर्जीव वस्तु इसमें आ जाएगी। सांस्कृतिक घटक में क्या है? हमारे वेशभूषा कैसी है, रीति रिवाज कैसा है, बोलचाल कैसा है। तो जो हमारे समाज की क्या होती है, संस्कृति होती है, वो किस में आ जाएगा? सांस्कृतिक घटक में आ जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। उसके बाद में मानव भूगोल का विकास कितने चरणों में पूरा हुआ? 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3। कौन कौन सा? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। कितने काल? 3। कौन कौन से? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। की किस शताब्दी है वो किस काल में आ जाती है? आधुनिक काल में। और प्राचीन काल में क्या था? आदि मानव था, जो कि जंगलों में भटकता रहता था। केवल क्या है? गुफाओं में निवास करता था। कच्चा माल, कच्चा मांस और कच्चा फल खाकर अपना समय व्यतीत करता था। तो उसको यानी ज्यादा शिक्षा का उसमें अभाव था, तो वो क्या नहीं कर पाता था? दूसरे लोगों से संपर्क वो नहीं कर पाता था। इसलिए उसे क्या नहीं हुआ? तकनीकी ज्ञान नहीं हुआ। तो तकनीकी ज्ञान नहीं हुआ तो क्या नहीं कर पाया? वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो मानव भूगोल का विकास कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में। तो मान कौन सा? प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल। अब देख लीजिए प्राचीन काल की विशेषता क्या है। प्राचीन काल की विशेषता में देखिए, समाज में एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था, क्योंकि मानव से संपर्क नहीं कर पाता था। तो समाज में क्या नहीं कर पाता था? उसको ज्यादा ज्ञान नहीं था, थोड़ा बहुत ज्ञान था। ज्ञान क्या था? सीमित था। क्या था? ज्ञान सीमित। किस काल में? प्राचीन काल में। क्यों था? क्योंकि वो शिक्षा के कारण एक मानव दूसरे मानव से संपर्क नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी आवश्यकता इतनी थी कि वो जंगलों से या प्राकृतिक वातावरण से उसको क्या है सुविधा वो उपलब्ध हो जाती थी। अब आधुनिक मानव का है क्या? वो प्राकृतिक संसाधनों से अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेता है? नहीं कर पाता है। इसलिए क्या करना पड़ता है? उसको दूसरे लोगों से संपर्क करना पड़ता है। तो दूसरी इसकी प्राचीन काल की विशेषता क्या है? तकनीकी ज्ञान नहीं होने से क्या है? टेक्नोलॉजी का उसके ज्ञान नहीं था, तकनीकी ज्ञान नहीं था, इसलिए वो प्राकृतिक वातावरण का उसके ऊपर क्या था? प्रभाव अधिक था। यानी वो प्रकृति को सब कुछ मानता था, यानी उसे ज्यादा ज्ञान नहीं था। जैसे भारत, चीन, मिस्र, यूनान, रोम के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। इन देशों के लोग क्या करते थे कि ये कहते थे प्रकृति क्या है? देवी है, और एक प्रकृति को देवी के रूप में मानकर क्या करते थे? उसकी पूजा करते थे। ये जो प्राचीन काल के लोग हैं वो सूर्य, जल, वायु, अग्नि, वर्षा को देवता मानकर क्या करते थे? उसकी पूजा करते थे, क्योंकि इसको ज्ञान ही इतना था। तो इसमें एक विद्वान है इकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है भूगोल का जनक? इकेटियस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने भूगोल के जो भौगोलिक ज्ञान है उसको व्यवस्थित किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसका जनक कहा जाता है। तो ये छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना इकेटियस। तो इकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। काल की विशेषता देखिए, कौन सा काल है? मध्यकाल। क्योंकि मानव भूगोल का विकास 3 चरणों में पूरा हुआ, तो मध्यकाल की विशेषता। तो मध्यकाल में क्या कर चुका था? मानव को तकनीकी ज्ञान हो चुका था। कौन सा ज्ञान? तकनीकी ज्ञान। और उसमें दक्षता या शक्ति आ गई थी। इनके कारण नए क्षेत्रों की क्या हुई? इसमें खोज हुई। किसके कारण? यानी तकनीकी ज्ञान और दक्षता आने के कारण।
नए नए क्षेत्रों की खोज हुई। जैसे कोलंबस वास्को डी गामा की यात्राओं के विकास को क्या की थी, इसे नई दिशा मिली। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह के ऊपर पहुंचा था। तो ये लोगों से क्या कर पाया, संपर्क कर पाया ना, संपर्क कर पाया तो इससे क्या ज्यादा से ज्ञान हुआ। तो तकनीकी ज्ञान मध्यकाल में मानव को हो चुका था। तो मध्यकाल में अन्वेषण नए नए खोज हुए, जैसे अग्नि का आविष्कार किया गया, पहिए का आविष्कार किया गया। फिर विवरण और प्रादेशिक विश्लेषण पर भी इन लोगों ने क्या किया, विशेष जोर दिया। प्रादेशिक विश्लेषण जैसे उपागम, उपागम का मतलब क्या होता है, साधन। क्या होता है, हाँ साधन। में पृथ्वी को प्रदेशों या क्षेत्रों में बांटकर इन लोगों ने क्या किया, अध्ययन किया कि जो पृथ्वी है वो अनेक क्षेत्रों में या भागों में बंटी हुई है, और उसके बाद उसका अध्ययन किया। इसमें प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों को एक इकाई माना जाता था, यानी पूरा भौगोलिक क्षेत्र था, पूरा जो भी पृथ्वी के ऊपर विद्यमान चीजें थी उसको एक इकाई के रूप में इसने क्या कर लिया, मान लिया। किसने, मध्यकाल के मानव ने। उसके बाद में आधुनिक काल को पढ़ते हैं, क्योंकि मानव भूगोल का तीसरा चरण कौन सा है, आधुनिक काल, जो अब चल रहा है। तो जर्मन भूगोलवेत्ता था एक, क्या था, जर्मन भूगोलवेत्ता, उसका नाम था रेडचेल। क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला था, ये जर्मनी का रहने वाला था, और इसने एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोजोग्राफी। एंथ्रोजोग्राफी। तो एंथ्रोजोग्राफी नाम से उसने क्या की, एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के लिखने से क्या है, लोगों में जो समझ है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ी। इसलिए लोगों ने क्या किया, मानव भूगोल की तरफ ध्यान दिया। तो मानव भूगोल की चार विचारधाराएं थी। कितनी, चार देशों की विचारधाराएं थी। कितने देशों की, चार। यानी चार देशों ने क्या किया, मानव भूगोल के अंदर अपने विचारों को दिया। तो वो देश कौन कौन से थे, एक तो जर्मनी था, एक फ्रांसीसी, और एक ब्रिटिश, और एक अमेरिका। तो इन देशों ने क्या किया, मानव भूगोल को आगे बढ़ाया और अपने विचार प्रस्तुत किए। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, अब इसका अगला बिंदु क्या है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, यानी किन किन विषयों में मानव भूगोल क्या करता है, अध्ययन करता है, और किसको क्षेत्र मानता है, किसको क्षेत्र मानता है। तो एक विद्वान था हंटिंगटन। क्या था, हंटिंगटन। तो इसने क्या किया, मानव समूह को दो वर्ग में विभाजित किया। एक तो उसकी क्या थी, भौतिक दशाएं, अर्थात प्राकृतिक जो चीजें उनमें, भौतिक दशा में क्या सम्मिलित करता है वो, प्राकृतिक दशा में। एक है मानव प्रतिक्रियाएं, यानी मानव क्या क्या काम करता है, जिसे कृत्रिम दशाएं माना जाता है। एक प्राकृतिक दशाएं और एक कृत्रिम दशाएं। जो मानव प्रतिक्रिया थी वो कृत्रिम दशाएं थी, और भौतिक दशाएं वो कौन सी थी, प्राकृतिक दशाएं थी। तो इसमें निम्न क्षेत्रों को क्या किया जाता है, मानव भूगोल के अंदर शामिल किया जाता है। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करता है। जो पृथ्वी के ऊपर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उनमें का पूरे का अध्ययन किस में किया जाता है, मानव भूगोल में करता है। तो इसका पहला विषय क्षेत्र क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, चाहे वो मृदा हो, जल हो, वायु हो, जो भी चीज है उसका क्या करता है, वो अध्ययन करता है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। दूसरा, सांस्कृतिक वातावरण, यानी वहां की जो जनता निवास करती है उसकी वेशभूषा कैसी है, रहन सहन कैसा है, उसको भौगोलिक आवश्यकता है, क्या क्या प्राप्त है। तो उनके सांस्कृतिक तथ्यों का विषय क्षेत्र इसको किसके माना गया है, मानव भूगोल में। अगला, फिर वातावरण से समायोजन। समायोजन का अर्थ जानते हो, समायोजन अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ही ढाल लेना, अपने आप को
प्रकृति के अनुकूल ही डाल लेना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। मतलब अब आप लोग हो तो हम गर्मी सहन करेंगे, जब शीत ऋतु आ जाएगी तो हम शीत ऋतु को क्या करना है? सहन करना सीख जाएंगे। तो हमें ये हमारा क्या कर गया? उस ऋतु के साथ में समायोजन हो गया। तो वातावरण के साथ में समायोजन करना यानी उसके हिसाब से चलना। दूसरे देशों से क्या किए? इसने संबंध किए, जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, इन लोगों ने क्या की? अनेक देशों की यात्रा की और दूसरे देशों से इसका क्या हुआ? संबंध हुआ। तो वहाँ का जो प्राकृतिक दशाएं थी, जो भी सांस्कृतिक वातावरण है, उनके बारे में उसने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में इनमें कालिक अनुकरण जो समय है उनके अनुसार इसका क्या किया गया? नकल की गई, अनुकरण किया गया, पीछे ये लोग चले। तो ये मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। थैंक्स वेरी मच।